हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम 23-24 सेशन का। तो इसे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एंड अगर आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो उसके लिए भी। तो इसका सेक्शन ए हमने स्टार्ट कर लिया है। सेक्शन ए के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। आज हम इसका सेक्शन बी का पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। तो ये सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल सकते हैं। तो चलिए सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन करेंगे। 21st क्वेश्चन है आपका, अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम is made by dissolving CaOH2 is in excess of water. This solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as a faint white precipitate forms. तो सोल्यूशन जो होता है मिल्की हो जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। वाई अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो इसका केमिकल इक्वेशन आपको बनाना है। तो देखिए स्लेट लाइम को आपने, स्लेट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, इसको आपने किसके साथ, एयर में लेफ्ट छोड़ा है, ठीक है, एयर में छोड़ दिया है। तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आपको इक्वेशन बनानी थी। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्वेश्चन 21 की। तो स्लेट लाइम CaOH2 होता है, इसमें CO2 मिक्स होगा, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है CO2, उससे ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, इसका PPT बन जाएगा वाइट कलर का। तो ये रिएक्शन है इससे रिलेटेड, तो आपको समझ आ गया ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच रिजल्ट इन मिल्कीनेस, जिससे क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कहा गया, कीर्ति ने क्या करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया 4 मेटल्स में, एंड उसके बाद उससे अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करती है। तो अगर HCl कॉपर के साथ अगर उसने मिक्स किया होता तो क्या गैस इवॉल्व होती, ये आपको पता है ना। मेटल के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करती है, अब यहाँ पे HCl है, तो अगर मेटल आपकी रिएक्टिव मेटल है, अगर ये मेटल रिएक्टिव है तो ये मेटल क्लोराइड बना देगी, और साथ में, अब मेटल क्लोराइड में यहाँ Cl कितनी भी पावर हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा उसके फॉर्मूले में, एंड साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ये जब भी कोई मेटल रिएक्टिव मेटल होती है, कौन सी मेटल होनी चाहिए, ये आपकी रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए। अगर रिएक्टिव नहीं हुई तो H2 डिस्प्लेस नहीं होती है, अदरवाइज H2 डिस्प्लेस होगी, रिएक्टिव मेटल होगी। तो कॉपर में अगर HCl आप रिएक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव मेटल है ना, तो ये तो कोई रिएक्शन करेगी ही नहीं, तो कोई गैस भी इवॉल्व नहीं होगी, तो ये गलत ऑप्शन है आपका। आयरन Fe होती है, Fe में HCl अगर आप डालोगे तो Fe जो है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। तो आयरन रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, यानी यहाँ गैस बनेगी। नेक्स्ट मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी आपकी क्या होती है, रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी गैस बनेगी ना मैग्नीशियम के केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ नो लिखा है, बनेगी, यहाँ पे भी बनती है गैस, तो इन्होंने नो लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जिंक भी आपको पता है HCl को, जिंक भी एक रिएक्टिव मेटल है, ये भी HCl में से क्या करेगी, H2 को रिलीज करेगी, तो ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर आपका ये आयरन वाला भी ठीक है और जिंक वाला भी ठीक है। और आपको फिर इन ऑब्जर्वेशन से रिएक्शंस बनाने थे, तो रिएक्शंस बना लेते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन ठीक है, एक तो आयरन वाला और एक आपका जिंक वाला। मैग्नीशियम वाला H2 देगा,
जबकि इन्होंने कहा है नो, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा आपका। तो चलिए इन दोनों के रिएक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशंस दो भी हो सकते हैं, उनको पहले तो चूज़ करना। तो आयरन वाला ऑब्जर्वेशन ठीक है और जिंक वाला, और उसके बाद इनकी केमिकल इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए इनकी केमिकल इक्वेशंस कैसे बनेंगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 ही है, चॉइस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किस किस में ऑब्जर्वेशन ठीक है, एक तो आयरन के केस में ऑब्जर्वेशन ठीक है, अगर HCl के साथ रिएक्ट होगी आयरन तो वो आयरन रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वो H2 को रिलीज करेगी, ठीक है। और क्या बनाएगी, FeCl2, FeCl2, ठीक है। FeCl3 भी बना सकता है, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी, तो FeCl2 हो या FeCl3 कुछ भी बन सकता है। बाकी इसको बैलेंस कर लेना आप। Cl2 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद जिंक के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, जिंक HCl के साथ H2 रिलीज करेगी, क्योंकि जिंक भी रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती है, तो ZnCl2 बन जाएगा। और मैग्नीशियम भी कर सकती है, बट वहाँ पे नो लिखा है इसलिए वो ऑब्जर्वेशन आपका गलत है, ठीक है। मैग्नीशियम भी H2 रिप्लेस कर सकती है, ओके। तो वहाँ नो लिखा है इसलिए वो ऑब्जर्वेशन गलत है। ये दो ही ऑब्जर्वेशन ठीक है, इनके हमने रिएक्शंस लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, वाई। तो इसका आंसर क्या है, जिनके गाल ब्लैडर रिमूव कर दिए जाते हैं उनको ऑयली फूड खाने से मना किया जाता है या कम खाने को कहा जाता है, ऐसा क्यों है। तो इसका रीज़न है आपका तो देखिए इसका रीज़न है आपका 23 का, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन emulsification of lipids. In the absence of stored bile, emulsification of fats will be negligible affected less and thus fat digestion will be slow, hence there are such diet restrictions. तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना है, बायो का क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा इसे। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला है बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में डिफरेंस बताइए। तो ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे आपको इनमें डिफरेंस के पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए 24 क्वेश्चन आपका, नेम द सब्सटेंसेस अदर देन वाटर दैट आर reabsorbed ड्यूरिंग यूरिन formation. What are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन what are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney. तो यहाँ भी आप आंसर इसका लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 का, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है। तो ये 24 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर सेलेक्टिवली reabsorbed at the urine flow along the tube. Amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. Okay, next question number 25 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 22 आपको समझ आ गया ना। क्वेश्चन 22 क्या था, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये मैंने आपको थ्योरी बता दी है, ये आप लर्न कर लेना, बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस है। बीटिंग ऑफ हार्ट, इनवॉल्युंटरी एक्शंस आर द एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल,
एंड रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, जो किसी के रिस्पॉन्स में होते हैं। बाकी दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क, और जो आपका रिफ्लेक्स है उनको स्टिमुलस फॉर द एक्शन रिक्वायर्ड होता है। एंड बीटिंग ऑफ हार्ट एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन होते हैं, जबकि ये एक्शन रेगुलेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटल मसल, और जबकि जो आपके रिफ्लेक्स होते हैं उनको स्केलेटल मसल की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ये रेडिएशन फ्रॉम द सन का मतलब वाइट लाइट जा रही है प्रिज्म से, ये वाइट लाइट है, ये प्रिज्म से पास हो रही है। अब देखो ये क्या होगी, ये जब भी प्रिज्म के अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी तो ये क्या होगी, 7 अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाएगी। तो ये अगर वाइट लाइट इंसिडेंट वाली ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन देखो, ये इंसिडेंट लाइन है ना, इसे अगर हम एक्सटेंड करें तो ये इंसिडेंट लाइन है। अब इंसिडेंट लाइन देखो येलो कलर के साथ तो छोटा एंगल बना रही है और ब्लू कलर के साथ बड़ा एंगल बना रही है ना। तो यानी कि येलो का डेविएशन एंगल छोटा है, येलो का डेविएशन एंगल क्या होगा, छोटा होगा। येलो का डेविएशन एंगल छोटा होगा किससे, ब्लू से। ठीक है, डी मतलब डेविएशन एंगल। तो अगर येलो का डेविएशन कम है तो डेविएशन किसका कम होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो येलो का वेवलेंथ का मतलब लेमडा से होता है, लेमडा ऑफ येलो कलर। तो वेवलेंथ लिख लो, चाहे डब्ल्यू लिख देती हूँ। वेवलेंथ ऑफ येलो कलर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किससे, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर से। क्यों, क्योंकि जिसका एंगल छोटा होता है यानी वो कम डेविएट होता है, येलो के साथ इंसिडेंट का छोटा एंगल बन रहा है जबकि ब्लू के साथ बड़ा एंगल बन रहा है, इसलिए डेविएशन येलो का कम हुआ है। लीस्ट डेविएट तो वैसे रेड कलर होता है, तो सबको पता है ना, बट येलो ऊपर है क्योंकि तो वो छोटा एंगल बना रहा है, इसलिए वो उसका डेविएशन कम है, और ब्लू का डेविएशन ज़्यादा है। और डेविएशन जिसका कम हो उसकी वेवलेंथ जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो डेविएशन एंगल के इन्वर्सली होती है। डेविएशन जितना ज़्यादा होता है ना, डेविएशन जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, तो वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। तो डेविएशन यहाँ पे येलो का कम हुआ है, ब्लू का ज़्यादा हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि एंगल यहाँ छोटा बन रहा है और ब्लू के केस में एंगल बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब वेवलेंथ येलो की आपकी ज़्यादा होगी। तो आपको यही पूछा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर येलो। ठीक है, और ये फिनोमिना पूछा था आपसे, स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द अबव डायग्राम। तो यहाँ पे प्रिज्म में कौन सा फिनोमिना होता है, डिस्पर्शन। ये तो सबको पता है ना, प्रिज्म का फिनोमिना क्या होता है, डिस्पर्शन। तो यहाँ पे आपको डिस्पर्शन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में डिस्पर्शन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ये आपका फिनोमिना हो रहा है। उसके अलावा वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में। सो येलो की ग्रेटर वेवलेंथ है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ येलो लाइट ग्रेटर देन ब्लू होती है। या फिर आपको मैंने बता दी डेविएशन येलो का कम हुआ है, इसलिए वेवलेंथ येलो की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू यूज two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerge out of the second prism as white light। मतलब पहले प्रिज्म से आपने व्हाइट लाइट पास की और दूसरे प्रिज्म से भी क्या निकलनी चाहिए, व्हाइट लाइट ही निकलनी चाहिए। तो कैसे दो प्रिज्म बनाए जाएंगे कि पहले से भी व्हाइट लाइट जाए इंसिडेंट हो और दूसरे से निकलने वाली लाइट भी व्हाइट लाइट हो। तो ये सबको पता है, इसके लिए हमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। देखो ये डायग्राम है, पहले एक आपको फर्स्ट प्रिज्म जो है वो आपको कैसे लगाना है, यानी दो प्रिज्म ऐसे लगाने हैं जो इक्वल एंड अपोजिट हो, एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। वाइल द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट द लाइट इन 7 कलर, पहला प्रिज्म तो वाइट लाइट को स्प्लिट करेगा
और डिफरेंट एंगल्स में, डिफ्लेक्शन के अलग अलग एंगल्स पे, और जो सेकंड प्रिज्म है वो कंबाइन करेगा उस स्पेक्ट्रम को, जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको एक सिंगल रे में, एंड कलर अगेन कंबाइन होकर व्हाइट लाइट आ जाएंगे, एंड बाहर वाले जब निकलेगी लाइट तो वो स्क्रीन पे व्हाइट लाइट दोबारा से आ जाएगी। तो ये रिकॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो डिकम्पोज हो जाए। व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो बट बायोडिग्रेडेबल का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट क्या होगा, या फिर जो भी वेस्ट है उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर देखिए, इसका बायो का क्वेश्चन है, ये आप याद करेंगे। तो एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल। तो कभी कभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। वैसे तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से कम हार्मफुल है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, बट बायोडिग्रेडेबल भी हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट्स डिकम्पोजिशन इज स्लो प्रोसेस। इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेल एंड गैसेज। जिससे क्या होगा, ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो इससे फॉल स्मेल आएगी, गैसेज बनेगी। ठीक है ना, जैसे आपके घरों में अगर थोड़े दिन तक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पड़ा भी रह जाए, पत्तियाँ, फ्रूट वगैरह, तो उनमें से 1-2 दिन बाद के बाद क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है ना, और गैसेस प्रोडक्शन होने लगती है। तो ये ऐसा नहीं कि बायोडिग्रेडेबल भी अच्छा होगा। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल की कंपैरिजन में ठीक है, बट उसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन स्लो है जिससे फॉल स्मेल गैसेस बनेंगी। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, इट कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स दैट क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन। और इसके अलावा ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, मतलब जर्म्स पैदा हो सकते हैं जिससे अनहाइजीनिक कंडीशन होगी। तो बायोडिग्रेडेबल के भी क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। आपको ये कुछ फर्स्ट एंड सेकंड में रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपको टाइप पूछा है, पहला रिएक्शन कैसा है एंड सेकंड रिएक्शन कैसा है। तो देखो सबसे पहले ए था और फिर यहाँ पे बी और सी था, यानी बी के पास सी आयन था, बट बाद में क्या हुआ, ए के पास जो ये बी का सी आयन है ए ने ले लिया। तो जब ए ने ले लिया और बी अकेला हो जाता है तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लेना इसे पूरा। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब दूसरे वाले में अगर हम देखें, पहले ए के पास बी है, फिर सी के पास भी डी है, बट बाद में क्या हुआ, ए के पास सी आ गया और बी के पास डी, यानी ए ने डी को ले, ए ने सी को लिया और बी ने डी को लिया, तो आयन का एक्सचेंज हुआ है आपस में। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो जब आपस में आयन एक दूसरे के चले जाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक ही आयन लेगा और दूसरा अकेला हो जाएगा, लेफ्ट अलोन हो जाएगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब इसके बाद इन्होंने इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर उनके एक एक एग्जाम्पल बनाने हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। तो ये आप एग्जाम्पल्स बना लेना इसके। देखो फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन दिखा सकते हो आप, है ना। आयरन ने क्या करा, कॉपर में से सल्फेट को ले लिया अपने में, क्योंकि आयरन रिएक्टिव है और कॉपर अलग हो जाएगा। तो जो भी रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादातर जो आयरन, जिंक, ब्लेड, ये सब रिएक्टिव होती है कॉपर से। तो कॉपर के आयन को अलग, कॉपर में से आयन अलग अपने में ले लेंगी और कॉपर को सेपरेट कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट था, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा देना। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम जो है सोडियम का आयन ले लेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और सोडियम बेरियम का आयन ले लेगा, क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ज़्यादा डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि
यहाँ पे ब्राइन लिखा है, ब्राइन सोल्यूशन है। ब्राइन सोल्यूशन के अलावा यहाँ पे वाटर भी है और साथ में Na+ के आयन है और OH- के आयन है और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें कुछ कुछ पता चल रहा है कि ब्राइन का मतलब क्या होता है। ब्राइन का मतलब होता है NaCl एक्वस को जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं, जब हम NaCl एक्वस को पानी के साथ मिक्स करते हैं, NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन, वो ब्राइन सोल्यूशन होता है। और पानी में मिक्स करेंगे तो क्या क्या बनेगा, इसमें बनता है आपका एक NaOH बनता है, एक H2 बनता है और एक Cl2 बनता है। और यहाँ पे इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये NaCl ब्राइन सोल्यूशन का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, और जिसमें एक आपको एल्कली मिलती है और एक क्लोरीन गैस मिलती है, इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी है गैसेस, एनोड पे कौन सी गैस बनेगी और कैथोड पे। तो देखो एनोड कैसा टर्मिनल होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा है, Cl का, तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें यहाँ पे Cl गैस जाएगी, Cl2 गैस। ठीक है, और जो आपका कैथोड होता है, कैथोड आपका कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव गैस जाएगी, यानी कि पॉजिटिव गैस का मतलब H2 गैस जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो H2 आपकी कहाँ पे जाएगी, कैथोड में, और Cl2 गैस कहाँ जाएगी, आपकी एनोड में, ये याद रखना। तो कौन गैसेस पूछिए एनोड और कैथोड में, तो एनोड में आपकी Cl2 गैस होगी और कैथोड में आपकी H2 गैस होगी। इसके बाद इस प्रोसेस का नाम पूछा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों है इसका नाम ऐसा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन और एक बेस बना है। इस प्रोसेस में एक तो क्लोरीन गैस बनी है और एक बेस बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन बनाना था, तो ये मैंने रिएक्शन आपको पहले ही बना दिया। चलिए इसको एक बार ऐसे देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर पूछा था, एनोड में क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड में आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। और सेकंड इसका प्रोसेस का नाम पूछा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिले आपको, एल्कली मिले है, क्लोरीन गैस मिली है और हाइड्रोजन गैस मिली है, तो आपको क्लोरीन भी मिली है और एल्कली भी मिली है, इसलिए इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा हाँ, बस इसमें एक ध्यान रखना, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट जरूर लिखना, क्योंकि आपका इसका जब आप NaCl ब्राइन सोल्यूशन का वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तभी आपको ये सब मिलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी एरो के ऊपर जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बायो का है, तो ये आप याद कर लेना। द लीव्स ऑफ प्लांट आर कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ प्लांट। तो इससे कैसे उसकी प्लांट इफेक्ट होगा एल्यूमिनियम फॉइल को अगर आप लीव्स को कवर कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, इफ लिम्फेटिक वेसल गेट ब्लॉक्ड हाउ विल इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, एलोबरेट। तो इसको आप आंसर को पढ़ सकते हो और याद कर लेना, बायो का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे लीफ को अगर कवर कर देंगे तो नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, ऑल्सो नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस एज नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा क्या होगा, नो ट्रांसपिरेशन विल अकर कुछ ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, तो यानी कि अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं होगी पानी और मिनरल्स की, है ना, सॉइल से ऊपर नहीं जाएगा पानी मिनरल, तो ट्रांसपिरेशनल पुल भी नहीं मिलेगा। टेम्परेचर रेगुलेशन लीव सरफेस का अफेक्टेड हो जाएगा, तो इस सब अफेक्ट पड़ेगा अगर आप लीव को किससे कवर कर दोगे, एल्यूमिनियम फॉइल से। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा था लिम्फ में, लिम्फ इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, कहाँ से लेके जाती है, फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड ड्रेन करती है उसको एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अगर हो गया तो इससे इट विल लेड टू वाटर रिटेंशन, कमी हो जाएगी, एंड पुअर फैट एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, तो ये रिजल्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो आपका कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कन्वर्जिंग कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, सॉरी कॉनकेव मिरर। तो आपको कॉनकेव मिरर बोला है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जब भी कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस भी हो तो भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है।
तो आपको पूछा है रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हो। उसके अलावा इसका रे डायग्राम बनाना है और स्टेट ऑन यूज ऑफ मिरर, इस मिरर का यूज़ बताना है इमेज फॉर्मेशन कैसी इस टाइप के जो आपको डायग्राम बनाने को कहा है उसके अकॉर्डिंग इसका कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखो सबसे पहले तो इसका आपको ऑब्जेक्ट का वो बताना था कितने डिस्टेंस पे रखेंगे। तो इसका आपको फोकल लेंथ 40 दिया है ना, तो फोकल लेंथ 40 है तो ऑब्जेक्ट को आपको 0 से 40 डिस्टेंस पे ही रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको कैसी इमेज चाहिए इन फ्रंट ऑफ इमेज का मतलब फ्रंट ऑफ का मतलब आपका इमेज वर्चुअल होना चाहिए। क्यों, कैसा इमेज होना चाहिए? फ्रंट का मतलब फ्रंट तभी बनेगा ना जब वर्चुअल इमेज होगा। जब फ्रंट कब बनता है? जब आपका वर्चुअल इमेज होता है। तो दिस इज बिकॉज इमेज इज वर्चुअल है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड है, इसलिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से पीछे नहीं जा सकता, फोकल लेंथ के अंदर अंदर आना चाहिए और बिल्कुल फोकल लेंथ पे भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए फोकल लेंथ पे आएगा अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इसलिए रेंज 0 से शुरू होकर 40 तक होनी चाहिए, 40 भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट 0 से 40 होनी चाहिए। तो अगर जब भी आपको ऑब्जेक्ट मतलब इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर चाहिए होगी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि आपको इमेज कैसी दिखाई दे? बिहाइंड द मिरर दिखाई दे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 से लेके फोकल लेंथ से, मतलब फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ के अंडर रखना चाहिए। 0 से 40 भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो फोकल लेंथ पे बन जाएगा। और फोकल लेंथ पे तो आपको रूल पता है ना, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता है तो इन्फिनिटी पे इमेज चली जाती है। तो आपको इन्फिनिटी पे नहीं चाहिए, आपको वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज हमेशा तभी आएगी जब आप रेंज कितनी रखोगे? 0 से लेके फोकल लेंथ तक। फोकल लेंथ आपकी 40 है, 40 भी नहीं रखना, ये याद रखना। इसलिए 0 से 40 का मतलब 40 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो अगर मान लो ये फोकल लेंथ 20 बोलते तो आपको अगर वर्चुअल इमेज चाहिए होती तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होता? 0 से 20 के बीच में, ठीक है, बिटवीन लिखना है यहाँ पे। क्योंकि 0 से 20 का मतलब 20 इंक्लूडेड नहीं होगा या 40 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जितनी फोकल लेंथ दे उसी के अंडर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा ताकि इमेज कैसी आ जाए? वर्चुअल इरेक्ट आ जाए और मैग्नीफाइड आ जाए। ओके, ये इसका आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से पहले रखना, ये गलत बनाया है, ए बी को आपको एफ से पहले रखना है, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना के देगा? वर्चुअल इमेज बना के देगा। तो ये डायग्राम तो गलत बना रखा है इन्होंने, ये इसमें ऐसा बनेगा, देखो इस वाले केस में डायग्राम कैसा बनेगा? जो स्पेशल केस होता है ना कॉनकेव मिरर का, वो वाला डायग्राम बनेगा इसमें। ये कॉनकेव मिरर बनाना है पहले आपको। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? ऐसे करके। उसके बाद इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देना, ये सब कुछ इसके कंपास वगैरह से बनाना है। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका फोकस कितना दिया है? 40। तो आपको ऑब्जेक्ट 40 पे भी नहीं रखना, 40 से पहले रखना है, यानी 0 से लेके 40 तक रखना है। 0 से 40 तक, 0 से 40 के बीच में, 40 भी नहीं होना चाहिए आपका। जितना फोकल लेंथ होगा उसके बीच में रखना होगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप फोकल लेंथ से थोड़ा सा पहले रख दो, फोकस पे भी रखोगे तो आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो पहली लाइट कैसे भेजते हैं? पैरेलल लाइट कहाँ से पास होती है? पैरेलल लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है? फोकस से। दूसरी लाइट आपको, इसमें तो 2f नहीं होता ना, इसमें c होता है, ये 2f नहीं होगा, c होगा। मिरर है ना ये, तो मिरर में c होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी रे आपको कैसे भेजनी है? पहली तो आपने पैरेलल भेजी तो फोकस से चली जाएगी, दूसरी आपको c से भेजनी है और इस ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स ऊपर हाइट से होते हुए जानी चाहिए। और वो आपको रूल पता है कि वो वहीं से वापस आ जाती है ना, जहाँ से जाएगी वहीं से वापस, यहाँ से गई तो आएगी भी यहीं से ही। तो यानी कि अब यहाँ पे तो ये डाइवर्ज हो रही है इस साइड आके, तो ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये आपको मीट कहाँ करनी पड़ेगी? इसको यहाँ पे मीट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कैसी इमेज मिल जाएगी आपको? वर्चुअल इरेक्ट। तो ये ए डैश बी डैश आपको दिख रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा?
वर्चुअल इरेक्ट। तो अगर आपको वर्चुअल इरेक्ट चाहिए तो आपकी कितना रेंज होना चाहिए, 0 से 40। और इसी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखो इसका अगर इस वाले केस का अगर हमें यूज़ करना है तो इसको हम एज ए सेविंग मिरर यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, ताकि टीथ की कैसी इमेज बन जाए, इन लार्ज इमेज बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है और देवाश्री यूज़ करती है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। उसका लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन कितना है, 25 है। तो उसका मैग्नीफिकेशन बताना है यूजिंग द ग्लास का। और उसके अलावा उसने एक बुक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आइज रखती है और रीड करना चाहती है, बट वो फिर भी रीड नहीं कर पा रही। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसका क्या है आंसर। तो ये डायग्राम सही नहीं है, ये मैंने सही करके बना दिया आपका। 31 देखिए, इमेज डिस्टेंस आपको -25 दिया है और फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी है और मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/f 1/v माइनस 1/u और यहाँ से 1/u निकालोगे। ये तो सबको फॉर्मूला लगाना आता ही होगा। तो 1/u आपका -6/25 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए u को उल्टा करना, तो -25/6 आ जाएगा। और फिर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है तो v/u होता है लेंस में, तो ये आंसर 6 आ जाएगा इसका। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसे 10 सेंटीमीटर पे, इसका सेकंड पार्ट था क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 होती है। मिनिमम डिस्टेंस 25 होनी चाहिए, अगर उससे कम होगी तो उसे दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा 10 सेंटीमीटर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A student fixes a white sheet of paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center and sprinkles some iron filling uniformly around the bar magnet, and then he observe the iron filling arrange themselves in a certain pattern. ये तो सबको पता है कि जब भी आप बार मैग्नेट में कुछ आयरन फिलिंग डालते हो तो पैटर्न बन जाते हैं। तो वाई डू आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन पर्टिकुलर पैटर्न, तो क्यों उन्होंने उस पैटर्न में अपने आप को अरेंज किया होगा। बार मैग्नेट का पैटर्न सबको बनाना आता है ना, तो वो पैटर्न क्यों बना, पहला रीज़न। और दूसरा, विच फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन राउंड द बार मैग्नेट, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन को शो कर रही है। और नेक्स्ट इसका पार्ट था स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पैटर्न क्यों बना होगा, तो पैटर्न बनने का रीज़न क्या है, 32 का ए पार्ट। व्हेन आयरन फिलिंग प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट, तो वो आयरन जो फिलिंग थी ना वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह ट्रीट हो रही थी और मैग्नेटिक फोर्स उनको एक्सपीरियंस लग रहा था टाइनी मैग्नेट्स को, जिससे वो रोटेट करवा रहा, मतलब वो रोटेट हो रही थी एंड अलाइन दमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, और वो अपने आप को कहाँ अलाइन कर रही थी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी थी इंडिकेटेड बाय दिस अरेंजमेंट, ये मतलब इससे क्या पता चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है बार मैग्नेट की। और तीसरा पॉइंट था मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी था सबको आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर इनटू साउथ पोल, ठीक है। और दूसरी आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है और ये क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपस नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर के सामने हमने एक कंपस नीडल रखी। आपको पता है करंट कैरिंग वायर के सामने अगर आप कंपस नीडल रखोगे तो करंट कैरिंग वायर सबसे पहले करती क्या है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। तो जिससे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कंपस नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ऑब्जर्वेशन पूछे है और फिर रीज़न भी पूछा है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वायर का अगर तुम बढ़ा दो तो क्या होगा, या कंपस नीडल को अगर तुम दूर ले जाओगे वायर से तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन, सबसे पहले अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ने से क्या होगा, देखो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक जो करंट वायर में जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो भी बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो करंट कंपस नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बोला था कंपस नीडल को अगर दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन नीडल का डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि दूर लेते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर से, इसलिए डिफ्लेक्शन, अगर आप नीडल को दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर एज ए कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो क्यों ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो कंसर्न का कारण है, और इसके कॉजेज क्या है इसके डैमेज के, और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इसको कम किया जा सके इसके डैमेज को। तो ये भी आपको सबको पता होगा, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज ओजोन लेयर क्या करती है, शील्ड करती है सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती है उनसे वो हमको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, शील्ड देती है। सन में से जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन आती है वो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो यूवी रेडिएशन जो होती है ना कॉज करती है स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। जब वो हमारी डायरेक्ट स्किन पे पड़ेगी तो वो हमारी बॉडी स्किन कैंसर कर देगी, इसलिए वो नहीं आनी चाहिए डायरेक्ट अर्थ में। इसलिए ओजोन लेयर क्या कर रही है, उसको शील्ड कर रही है, उसको छान रही है जो अल्ट्रावायलेट रेज है, और बिल्कुल साफ रेडिएशन ही नीचे भेजती है अर्थ पे। तो सिंथेटिक केमिकल जैसे लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ये ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिप्लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ओजोन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और ओजोन में होल कर देते हैं, थिक उसको थिन कर देते हैं। तो CFC केमिकल पूछा था, तो CFC है जो कहाँ पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स में या ACs में। तो वो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का मेन रीज़न है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या उठाए गए इस डैमेज को कम करने के लिए, बहुत सारी जो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने साइन किया है और ऑबे किया है डायरेक्शन ऑफ UNEP की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, कि वो इसके प्रोडक्शन को या CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज कर देंगे या लिमिट में कर देंगे 1986 लेवल पे, ठीक है। तो इसके लिए ये स्टेप उठाए गए इसको कम करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन C भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन D का डिटेल सोल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद सेक्शन E के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन E के केस स्टडी भी हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब के डिटेल सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे केस बेस्ड स्टडीज़ को क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सेक्शन D और E। बाकी सेक्शन A का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। B एंड C आपने कवर कर लिया है, इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए अपने प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।